नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। देखिए, राजस्थान के जनजाति किसान आंदोलन हमने कंप्लीट कर लिए थे। फिर राजस्थान के जनजातीय आंदोलन की सीरीज चल रही थी। उसमें से हमने जो है भगत आंदोलन और मोतीलाल तेजावत का एके आंदोलन देख लिया था। ये लास्ट वीडियो है राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। छोटे छोटे टॉपिक हैं और उसके बाद में हम प्रजामंडल आंदोलन देखेंगे। तो देखिए, आज हम देखेंगे मीणा आंदोलन। जनजातियों के राजस्थान में जो जनजातीय आंदोलन थे, उसमें हमने भीलों के आंदोलन देखे थे। तो उसमें भीलों का एक लसाड़िया आंदोलन रह गया था, ये देखेंगे, और एक मीणाओं का आंदोलन रह गया था, ये देखेंगे। तो देखिए, मीणा आंदोलन सबसे पहले ये इसमें थोड़ा समझ लेंगे कि ये जयपुर क्षेत्र के आसपास, अगर राजस्थान में मीणाओं की जनसंख्या पूछी जाए तो वो जयपुर में ही सबसे अधिक है। जयपुर के आसपास के क्षेत्र में मीणा बहुत अधिक है। तो जयपुर में देखिए, कछवाओं का शासन था और कछवाओं के शासन के पहले मीणाओं का ही शासन था। तो ये जो कछवा थे, वो मीणाओं से ही जयपुर को छीनकर यहाँ पर इन्होंने शासन किया था। अब राजस्थान में मीणा जनजाति का आंदोलन, तो ये क्यों हुआ? देखिए, 1924 में भारत सरकार ने एक एक्ट लाती है, भारत सरकार, ट्राइब्स क्रिमिनल एक्ट। तो ये भारत सरकार का एक्ट था, लेकिन इस भारत सरकार के द्वारा लाए गए एक्ट को 1930 में जयपुर सरकार ने लागू कर दिया। अभी मैंने बताया कि जयपुर के आसपास में ही मीणा बहुत अधिक है। तो जब जयपुर सरकार के द्वारा 1930 में ये एक्ट लागू किया, और इस एक्ट का नाम क्या रखा गया? जरायम पेशा अधिनियम 1930। हमने पिछली वीडियोज में भी देखा था कि जरायम पेशा, वैसे तो इन्होंने भीलों को डिक्लेयर कर रखा था, लेकिन भील और मीणा दोनों जरायम पेशा में आते थे। तो ये जरायम पेशा अधिनियम 1930 में जयपुर सरकार ने पूर्ण रूप से मीणा जनजाति पर लागू कर दिया। जयपुर में जो मीणा है उन्हीं पर लागू किया ये एक्ट। तो नेचुरल है, मीणा विरोध में आ गए। जरायम जरायम पेशा जो एक्ट था क्या? ये था कि 12+ आयु के मीणा, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, वो थाने में प्रतिदिन हाजिरी देंगे। तो देखिए कितना इनके साथ गलत किया। तो 12+ के जितने भी व्यक्ति जो मीणा जाति के थे, वो थाने में जाकर हाजिरी देंगे। तो इसके विरोध में ये जो ये मीणा जनजाति थी, वो इसके विरोध में आ जाती है। और मीणाओं का पेशा चौकीदार हुआ करता था, ये चौकीदारी करते थे। तो देखिए, मीणा विद्रोह हो जाता है। मीणाओं ने विद्रोह किया, क्या क्या किया, कौन कौन सी संगठन संस्थाएं बनाई, तो देखिए यह आपने देख लिया होगा। प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। आप थोड़ा लाइक में कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए, मीणा विद्रोह। मीणा, अभी मैंने बताया क्यों जरायम पेशा अधिनियम 1930 में जयपुर रियासत में मीणा जनजाति पर लागू हुआ, इसलिए मीणा जो है विरोध में आते हैं। 1933 में अब नेचुरल है, बड़ी बड़ी संगठन बनेंगे, मीणा इकट्ठे होंगे। तो 1933 में क्षेत्रीय मीणा महासभा बनी। उसके बाद में 1944 में ये मुख्य कार्य संस्था रही। देखिए, 1944 में जैन मुनि मगन सागर थे, इन्होंने मीणा पुराण लिखा। मीणा पुराण, इसे मीन पुराण भी कहते हैं। तो ये लिखा, इसमें इन्होंने क्या बताया? मीणाओं के करीब 5200 गोत्र बताए थे। ये गोत्र बताते हैं, तो जो गोत्र होते हैं वो करीब 5200, कितनी बड़ी संख्या में इनके गोत्र बताए थे इन्होंने। इसके बाद में देखिए, इन्हीं जैन मुनि मगन सागर के नेतृत्व में नीम का थाना सिक्कर में 1944 में 1944 में ही इन्होंने मीन पुराण लिखी थी, मीणा पुराण लिखी थी। और 1944 में ही नीम का थाना सीकर में इनके नेतृत्व में, जैन मुनि मगन सागर के नेतृत्व में, मीणाओं का एक सम्मेलन होता है। और वहां पर जयपुर मीणा सुधार समिति बनती है, और उसका अध्यक्ष बनाया जाता है बंशीधर शर्मा को। तो जयपुर मीणा सुधार समिति बनी, कहाँ पर जाकर बनी? नीम का थाना सीकर में 1944 में, और उसका अध्यक्ष बना बंशीधर शर्मा। इस समिति का अब उद्देश्य क्या होगा? वही होगा, जराइम पेशा कानून को हटाएंगे और मीणाओं में सामाजिक सुधार और चेतना लाएंगे। ठीक है, तो ये था जैन मुनि मगन सागर की। अभी भी जो मीणा जनजाति है, ये बड़ा सम्मान देती है इनको अभी भी। उसके बाद में 1945 में श्री माधोपुर में फिर सम्मेलन होता है इनका, और इस श्री माधोपुर वाले सम्मेलन का नेतृत्व किया था लक्ष्मी नारायण झरवाल ने। इसके बाद में 28 अक्टूबर 1946 में बाघावास में मीणाओं का सम्मेलन होता है। यहाँ पर इस बाघावास मीणा सम्मेलन में ये जो
प्रमुख व्यक्तित्व है राजस्थान के हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल, इन्होंने भी भाग लिया था। और बाघावास मीणा सम्मेलन में लगभग 28,000 मीणा इकट्ठे होते हैं। और मैंने अभी बताया कि इनका पैसा चौकीदारी करना था, तो इन्होंने चौकीदारी से इस्तीफा दिया और चौकीदारी से इस्तीफा देने को ही मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो मुक्ति दिवस संबंधित था मीणाओं के द्वारा चौकीदारी से इस्तीफा देना। ये मनाया इन्होंने 28 अक्टूबर 1946 को। इसके बाद में देखिए, ठक्कर बापा के प्रयासों से 1952 में जराइम पेशा कानून पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। किसके प्रयासों से? ठक्कर बापा। और 1952 में, मतलब हमें आज़ादी मिल चुकी थी और उसके बाद में ये कानून समाप्त हो जाता है, तो मीणा आंदोलन अपने आप ही समाप्त हो गया। तो ये आरपीएससी लर्निंग वर्ड को प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट आंदोलन देखते हैं। तो हमने मीणाओं का आंदोलन देख लिया, मीणा जनजाति का, ठीक है। और कौन से जैन मुनि हैं जो मीणाओं से संबंधित थे, ये सब आप थोड़ा उसको रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। अब देखिए लसाड़िया आंदोलन 1910 में, तो ये भील आंदोलन था, छोटा सा था लेकिन इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लसाड़िया आंदोलन चला था 1910 में। भीलों का आंदोलन था, वागड़ क्षेत्र में चला था। तो भीलों का आंदोलन हमने 2 पढ़ चुके हैं और वो दोनों ही वागड़ क्षेत्र में चले थे। तो लसाड़िया आंदोलन भीलों का था, तो नेचुरल है वो भी वागड़ क्षेत्र में चलेगा, प्लस मेवाड़ का कुछ पार्ट आ जाता था इसमें। वागड़ क्षेत्र किसे कहते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ों को सम्मिलित रूप से वागड़ कहा जाता है। इस लसाड़िया आंदोलन का उद्देश्य था भीलों में सामाजिक चेतना लाना या सामाजिक सुधार करना। लसाड़िया आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे संत मावजी। देखिए संत मावजी ने सोम, माही, जाखम, इन तीनों नदियों का जो त्रिवेणी संगम है, बेणेश्वर धाम, यहाँ पर चोपड़ा ग्रंथ लिखा था और यहीं पर इन संत मावजी ने तपस्या की थी, बेणेश्वर धाम में। तो बेणेश्वर पड़ता है डूंगरपुर में, तो यहाँ डूंगरपुर में सोम, माही, जाखम, त्रिवेणी संगम पर चोपड़ा लिखा, जो आदिवासियों का ग्रंथ कहलाता है ये चोपड़ा। और बेणेश्वर धाम इन्होंने बसाया था संत मावजी ने। इसी बेणेश्वर धाम में इन्होंने तपस्या की थी और ये बेणेश्वर धाम पड़ता है नवाटापुरा डूंगरपुर में। यहाँ हर साल माघ पूर्णिमा को मेला लगता है और आदिवासियों का इसे कुंभ कहा जाता है। वागड़ का पुष्कर और वागड़ का कुंभ कहा जाता है। तो आदिवासियों की बहुत ज़्यादा श्रद्धा है संत मावजी बेणेश्वर धाम। इसके अलावा देखिए चोपड़ा ग्रंथ जो इन्होंने लिखा था, वो आज भी आदिवासी दीपावली पर ही बाहर निकालते हैं, जैसे सफाई वगैरह करते हैं तो इस चोपड़ा ग्रंथ को घर से बाहर ही जो है दीपावली पर निकालते हैं, सिर्फ साफ सफाई के लिए, पूजा के लिए, ठीक है। और उसके बाद में वापस जैसे रामायण गीता को हम लोग रख देते हैं, ये बड़ी पूज्य होती है, वैसे ही आदिवासियों में चोपड़ा ग्रंथ पूज्य होते हैं, संत मावजी द्वारा रचित। संत मावजी का जो मंदिर था, जो ये मंदिर सांवला डूंगरपुर में पड़ता है भाई। इसके अलावा देखिए ये थे संत मावजी और इनका लसाड़िया आंदोलन क्यों चलाया था? भीलों में सामाजिक सुधार लाना चाहते थे, वागड़ क्षेत्र में चलाया था, खुद डूंगरपुर के थे। इसके अलावा मैंने संत मावजी के बारे में कुछ फैक्ट लिखे हैं। देखिए संत मावजी का जन्म सांवला गांव डूंगरपुर में हुआ था। इनका जन्म, ये ब्राह्मण जाति के थे, तो आदिवासियों के प्रणेता रहे, जागरण किया, आदिवासियों में जागृति लाए, लेकिन खुद ब्राह्मण जाति के थे ये। बेणेश्वर धाम में इन्होंने तपस्या की थी, इसलिए बेणेश्वर धाम प्रसिद्ध हुआ। आज भी आदिवासी बड़ी श्रद्धा से यहाँ जाते हैं। देखिए अन्य जो जातियाँ हैं वो अस्थियों का विसर्जन करने जैसे हरिद्वार में जाते हैं, तो वैसे ये बेणेश्वर धाम में जाते हैं आदिवासी। इसके साथ ही देखिए इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। ये भी सांवला डूंगरपुर में ही की थी इन्होंने, निष्कलंक संप्रदाय, ये भी संत मावजी ने की थी। आदिवासी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार मानते हैं। विष्णु के 10वें अवतार को कहते हैं निष्कलंक अवतार, तो आदिवासी इन्हें निष्कलंक अवतार मानते हैं और इसीलिए इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी माऊ जी ने। इसके अलावा देखिए इनका सांवला डूंगरपुर, यही तो इनका जन्म स्थान रहा है, यही इनका कार्य क्षेत्र रहा है। सबसे अधिक अनुयायी पूछें तो ये जो आदिवासी भील अनुयायी हैं ये सांवला डूंगरपुर के ही हैं, इनके सबसे ज़्यादा। और इन्होंने जो निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी वो भी यहीं बनाया था, सांवला डूंगरपुर। तो एन प्रकार सारा सांवला डूंगरपुर ही रहा इनका कार्य क्षेत्र वगैरह। ये था संत माव जी का लसाड़िया आंदोलन। तो आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।